हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज हम पार्ट नंबर 4 करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इससे पहले हमने पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि पोर्टुगीज़ कैसे कैसे इंडिया के अंदर एंटर इन हुए थे। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो डच कंपनी के ऊपर रहेगा। तो इन्होंने अपना नाम लिया था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स और वर्गिडे ओस्ट इंडिशे कंपनी। तो ये 1602 के अंदर फॉर्म होती है। जो डच की कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर एंड फर्स्ट कंपनी थी जिसने स्टॉक्स को इशू किया था। अब देखो, आज के टाइम पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते होंगे, ठीक है, वो पूरी की पूरी ऑनलाइन होती है। उस टाइम पे एक मतलब पेपर के ऊपर बना दिया जाता था स्टॉक, और फर्स्ट ऐसी ये मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने स्टॉक्स को इशू किया पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स ने। इसके बाद अब जैसे पोर्टुगीज़ के हमने पढ़े कि कौन कौन से ट्रैवलर इंडिया के अंदर आए, कौन कौन से पोर्टुगीज़ गवर्नर इंडिया के अंदर आए, तो उसी तरह से डच के भी कुछ आए। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ये फर्स्ट डचमैन थे जो कि सुमात्रा और बंतम वाले एरिया में पहुंचे। अब ये सुमात्रा और बंतम कहाँ हैं? तो यहाँ पे हम इंडिया का पार्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ साउथ ईस्टर्न नेशंस आते हैं, तो यहीं पे आपको मिल जाएंगे ये सुमात्रा एवं बंतम। कब पहुंचे ये? तो 1596 के अंदर इन रीजन्स में पहुंच गए थे। कौन? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। अब फर्स्ट डच फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश हुई इंडिया के अंदर वो हुई थी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605। याद है ना ये? और हमने पोर्टुगीज़ की देखी थी, सबसे पहले उनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई, फिर उसके बाद डच की फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। एंड पोर्टुगीज़ की कहाँ पे हुई थी? तो कैलीकट, केरला के अंदर हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ग्रेट डच मर्केंट थे इंडिया के अंदर, वो कौन थे? जैन हगमैन वैन लिंशॉटन। तो ये फर्स्ट डच मर्केंट थे जो कि इंडिया में आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज़ अ आइटिनरेरियो। आइटिनरेरियो का एक शब्द होता है आइटिनरेरी। आइटिनरेरी का मतलब होता है आपने पूरी की एक लिस्ट सी बना ली कि आपको किस दिन कहाँ पे पहुँचना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने डिसाइड किया होगा कि मुझे, मान लो एग्जांपल, ये टाइम पीरियड चल रहा है लगभग 16 के आसपास, तो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि 1605 में मुझे इंडिया पहुंच जाना है, 1610 में मुझे इंडोनेशिया वाले एरिया में पहुंच जाना है। तो दिस इज़ आइटिनरी। इन्होंने अपना पूरा ट्रैवल अकाउंट जो था वो इस बुक के अंदर मेंशन कर दिया था, और इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ पे रुके, कहाँ कहाँ गए, वहाँ से कहाँ गए, वो सारी चीज़ें इन्होंने मैंशन कर दी थी अपने बुक आइटिनरेरियो में। अभी इनके ऑनर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको पॉपुलरली क्या बोला जाने लगा? जैन और वैन कंपनी। अब इन्हीं के नाम पे क्या बन गया? जैन और वैन कंपनी, डच कंपनी के लिए। जैन हुगमैन और वैन लिंशॉटन इनका नाम था ना, तो जैन कंपनी या फिर वैन कंपनी इनका नाम पड़ गया। अब ये जो डच थे ना, दे वर एबल टू ओवर पावर द पोर्टुगीज़ इन इंडिया। पोर्टुगीज़ को कहीं ना कहीं डच जो था वो सप्रेस करने में सक्षम हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, दूसरे पे आए डच, ठीक है, ओवर पावर कर लिया डच ने। अब इन्होंने भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी इंडिया के अंदर। कहाँ कहाँ पे करी? तो सबसे पहली तो करी इन्होंने 1605 की। कहाँ पे की थी? मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। फिर आता है पुलिकट। पुलिकट यहाँ पे तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर वाला एरिया है वहीं पे लाया करता है पुलिकट। पुलिकट में इन्होंने बनाई फैक्ट्री इन 1610। फिर चले गए गुजरात वाले एरिया में। गुजरात वाले एरिया में इन्होंने बनाई फैक्ट्री इन 1616। फिर उसके बाद आती है चिंसुरा। अभी चिंसुरा की याद रखना, यहाँ पे एक बैटल भी होगी, दैट इज़ बैटल ऑफ चिंसुरा। ये जाएंगे हम बंगाल वाले एरिया में। तो बंगाल में जाके इन्होंने क्या किया? एक फैक्ट्री और एस्टेब्लिश करी। और ये कब करी थी? ये की थी 1653 के अंदर। कासिम बाज़ार आ गया, बालासोर, पटना, तो इस वाले एरिया में भी इन्होंने क्या किया? और नागापट्टनम वगैरह वाले एरिया में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी इन 1659। फिर दोबारा से केरला चले गए, कोचिन कोचिन 1663 में यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बड़ी सारी फैक्ट्रीज कोस्टल एरियाज़ पे, आप देख सकते हो, एस्टेब्लिश करते चले ये लोग। डच ने इवन जो सेलोन वाला एरिया था, अब सेलोन कहाँ पे हुआ करता था? तो आज के श्रीलंका वाले पार्ट को बोलते थे सेलोन। तो सेलोन में भी इन्होंने क्या किया? एक्वायर कर लिया एरिया। उसके बाद बैटल ऑफ बेदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसोरा या फिर बैटल ऑफ हुगली हो जाती है बिटवीन इंग्लिश वर्सेस डच।
पोर्टुगीज़ आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, इंग्लिश आ चुके हैं। अभी इंग्लिश की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पोर्टुगीज़ और डच की है। डच ने पोर्टुगीज़ को सप्रेस किया और इंग्लिश ने डच को भी सप्रेस किया और पोर्टुगीज़ को भी सप्रेस किया। तो ये जो बैटल ऑफ बेडारा या बैटल ऑफ चिंसूरा या हुगली जो 1759 के अंदर होती है, वहाँ पे इंग्लिश कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो जाते हैं अपने पोजीशन के अंदर डच को डिफीट करके। अब डच की सीट्स ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे थी, तो 1608 में पुलिकट वाले एरिया में हुआ करते थे एंड 1609 में नागापट्टनम में हुआ करते थे। 1608 में पुलिकट एंड 1609 में नागापट्टनम। डच ने क्या किया, अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लिया। मोनोपोली क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पावर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मोनो का मतलब होता है वन एंड पॉली का मतलब होता है सिंगल, वो पॉली का मतलब होता है पावर। तो सिंगल पावर इज एग्जिस्टिंग ओवर द मलाया पेनिनसुला। अब मलाया पेनिनसुला कहाँ है, तो इंडिया यहाँ पे आ गया। ये अगेन इंडोनेशिया वाला एरिया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मलाया और साथ में इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। तो यहाँ पे इस टाइम पे डच जो हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो इन एरियाज़ को इन्होंने पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद डच जो थे ना, उनके पास बहुत बेटर आर्टिलरी थी, वॉरफेयर था देन पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ से बेटर इनके पास आर्टिलरी थी, वॉरफेयर था और जो डच हुआ करते थे। दैट्स वाई डच जो थे कहीं ना कहीं पोर्टुगीज़ को सप्रेस करने में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी भी आर्टिलरी और वॉरफेयर तो अच्छा था, पर साथ में स्किल्ड भी थे, दिमाग ज़्यादा लगाया करते थे। तो दे वर एबल टू सप्रेस बोथ पोर्टुगीज़ एज वेल एज डच। तो इस तरह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं। तो ये स्टोरी थी डच की। पहले डच का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इंग्लिश हमें शुरू करना है कि इंग्लिश कैसे आए थे इंडिया के अंदर, कौन कौन पहुँचा इंडिया के अंदर। पर एक बार डच का फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो डच थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिनको बोला गया वर्हिंगडे ऊस्ट इंडिशे कॉम्पनी, 1602 में ये कंपनी फॉर्म होती है। फर्स्ट ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने स्टॉक्स को इशू किया था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन थे, फर्स्ट डचमैन थे जो कि सुमात्रा और बेंटम वाले एरिया में पहुंचे, इंडोनेशिया वाले एरिया में पहुंचे इन 1596। फर्स्ट जो फैक्ट्री थी इन्होंने इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम के अंदर इन 1605। एक ग्रेट डच मर्केंट थे जो कि इंडिया आते हैं, जिनका नाम था जैन ह्यूगमैन वैन लिनशॉटन। अब इन्होंने एक बुक लिखी आइटनरेरियो में पूरा अपना ट्रैवल अकाउंट लिखते हैं इंडिया के अंदर कि कब कहाँ पहुँचे, इंडिया से कहाँ गए, वो सब चीज़ें इन्होंने डिटेल में लिख दी। लेटर इनके ऑनर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाने लगा जैन कंपनी या फिर वैन कंपनी। उसके बाद जो डच थे वो पोर्टुगीज़ को कहीं ना कहीं सप्रेस करने में काफ़ी सक्षम हुए। अब इसके बाद इन्होंने बड़ी सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली इंडिया के अंदर। तो सबसे पहली तो हमने देख ली 1605 की मसूलीपट्टनम में थी। 1610 में ये चले गए पुलिकट वाले एरिया में। 1616 में ये चले गए सूरत वाले एरिया में। फिर आए ये फिर से कासिम बाज़ार हो गया, बालासोर, पटना एंड नागपट्टनम, ये था इन 1659। यहाँ पे भी इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली। और चिंसूरा में करी थी 1653 में, कोचिन में कर ली 1663 के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी सारी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करी। सारी याद नहीं रखनी है, बट हाँ पहली जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि पोर्टुगीज़ ने पहले एस्टेब्लिश करी या फिर डच ने पहले एस्टेब्लिश करी थी। तो यू शुड नो, जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी। दे वर द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने इंडिया के अंदर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद डच और इंग्लिश के बीच में बिगड़ जाती है, तो बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ चिंसूरा या फिर बैटल ऑफ हुगली भी जिसको बोलते हैं। यू मस्ट नो, हुगली रिवर जाती है जब गंगा एंटर इन कर रही होती है बांग्लादेश वाले एरिया में, ठीक है। हुगली वैसे इसको बंगाल से ही बोलना शुरू कर दिया जाता है, तो याद रखना है एरिया बंगाल वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश और डच, इन दोनों के बीच में ये बैटल हो जाती है, जिससे बंगाल के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाती है। अब डच की सीट्स ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे थी, तो एक पुलिकट में हुआ करती थी, एक नागापट्टनम में थी। डच ने अपनी मोनोपोली कहीं ना कहीं जनरेट कर ली थी ओवर द मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशियन आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। डच की जो आर्टिलरी और वॉरफेयर था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था इफ़ कंपेयर टू द पोर्टुगीज़। तो यही एक रीज़न भी था कहीं ना कहीं कि पोर्टुगीज़ के ऊपर जो डच थे वो डोमिनेटिंग हुए।
अब पढ़ेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, द इंग्लिश जिनको बोलते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया, एक रॉयल चार्टर इशू करा, थ्रू विच जो ये कंपनी के मर्केंट्स थे लंदन ट्रेडिंग के ईस्ट इंडीज़ जा सकते हैं ताकि वहाँ पे अपना ट्रेड करें और जो भी मुनाफा हो उसको अपने कंट्री में भेज दें। पर ये दिया गया था ट्रेड करने के लिए। जो रॉयल चार्टर दिया ना ये क्वीन एलिजाबेथ ने, ये दिया था ताकि वो ट्रेड कर सकें। पर उनको नहीं था पता कि ये वहाँ जाके अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। पहले तो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर्स की तरह ये भी इमर्ज करेंगे, अपना जो रूल है वो चलाने की ट्राई क्या करेंगे, फुलफिल हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर डोमिनेटिंग प्रूव होंगे। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। तो इन्होंने जो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी वो करी सूरत वाले एरिया में इन 1608। तो फर्स्ट पे किसने अपनी फैक्ट्री लगाई, पोर्टुगीज़ ने, दूसरे पे किसने लगाई, डच ने, और तीसरे पे किसने लगाई, तो इंग्लिश ने लगा ली सूरत वाले एरिया में इन 1608 ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब एक कैप्टन विलियम हॉकिंस हुआ करते थे जिनको जेम्स वन ने भेजा था। जेम्स वन कौन थे, तो ये किंग थे इंग्लैंड के। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा जेम्स वन ने, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड थे। अब इन्होंने तो भेजा था अकबर से मिलने के लिए, पर अब टाइम तो लग ही जाता है पहुंचने में। तो जब तक अकबर से मिलना था किसको, कैप्टन विलियम हॉकिन, पर उस टाइम पे राजा बन चुके थे 1608 के अंदर जहांगीर। याद है ना 1605 में तो डेथ हो जाती है अकबर की। तो अभी जब ये पहुंचते हैं तो ये पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में। वहाँ पे जैसे ही पहुंचे वहाँ पे पूछा कि अकबर साहब कहाँ हैं। फिर जहांगीर ने बोला ये वो तो स्वर्ग सिधार के। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिन पहुंचते हैं जहांगीर के कोर्ट में। ऑल्दो इनको जो फरमान था वो मिल नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज़ ने पहले ही आके बोल दिया था कि आप इनको फरमान जारी मत करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ट्रबल्सम प्रूव होंगे फॉर द अदर स्टाफ मेंबर्स। जो भी इनके पोर्टुगीज़ के मेंबर्स हुआ करते थे ना, जो भी गवर्नर थे, सारा स्टाफ तो पहुंच चुका था यहाँ पे। तो बोला गया कि हमारे लिए ये अपोजिशन क्रिएट कर देंगे। तो चलो ठीक है, सम हाउ जहांगीर को पटा लिया था पोर्टुगीज़ ने और इनको फरमान नहीं देते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर आते हैं रैल्फ फिच। रैल्फ फिच जो थे ये फर्स्ट इंग्लिश मर्केंट थे जो कि कोर्ट ऑफ मुग़ल एम्परर आते हैं अकबर के टाइम पीरियड में। ये अकबर के टाइम पीरियड में आए थे, फतेहपुर सिकरी इन 1585 में ये मिले थे। कैप्टन विलियम हॉकिन जो थे ना वो अपनी शिप नेम्ड हेक्टर के ऊपर बैठ के आए थे और ये फर्स्ट इंग्लिश थे जो कि इंडिया आते हैं वाया सी रूट। नवंबर 1612 में क्या होता है, इंग्लिश कमांडर थे एक जिनका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट जो थे ये एक इंग्लिश कमांडर थे। ये भी इंडिया आते हैं थ्रू अ शिप जिसका नाम था ड्रैगन, और एक छोटी सी शिप लेके आए थे साथ में, दैट इज़ ओशियन। अब देखो बड़ी शिप के साथ एक छोटी शिप लगाई होती है कि बाई चांस बड़ी शिप डूबने लग जाए तो फटाफट से शिफ्ट हो जाओ टुवर्ड द ये जो छोटी शिप होती है। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट ये भी इंडिया है। बैटल ऑफ स्वाली होल हो जाता है पोर्टुगीज़ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके तहत जो सूरत था वो किसके पास चला जाता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो यू कैन सी पोर्टुगीज़ को इंग्लिश भी पीट रहे हैं और डच भी पीट रहे हैं अलग से, फिर इंग्लिश डच को भी पीटेगा, पोर्टुगीज़ को भी पीटेगा। तो इस तरह से डोमिनेंस हो जाएगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब क्या होता है कि जो जहांगीर था उसने फरमान जारी कर दिया टू अलाउ द कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं सूरत में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में आती है, एक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इन 1611 आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम रूलर ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के रूलर ने इनको परमिशन दे दी थी। तो ये बैटल के बाद में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। फरमान जारी किया गया, फरमान में बोल दिया मुग़ल अथॉरिटीज़ ने, किंग या एम्परर ने, कि आपको रॉयल ऑर्डर्स हैं, यू कैन डू योर ट्रेड। 1615 में सर थॉमस रो आते हैं, उनको परमिशन मिल जाती है जहांगीर से कि वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं टागरा, अहमदाबाद एंड बारूच। अब देखो डिफरेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्केंट्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, और वो परमिशंस लेते जा रहे हैं वहाँ के लोकल रूलर से। पैसे का झांसा दे देते थे कि इतना आपको दे देंगे साथ में, उससे पता नहीं 3-4 गुना तो ये लोग प्रॉफिट कमा रहे थे इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी चल रही है। नाउ 1622 की अगर बात करें तो चार्ल्स II अब किंग बन चुके थे इंग्लैंड के, और
इनको वो बॉम्बे का जो आइलैंड था ना वो डाउरी में रिसीव हुआ था, क्योंकि इन्होंने जिस लड़की से शादी करी थी वो पोर्टुगल किंग था एक, उसकी लड़की थी, ठीक है, प्रिंसेस कैथरीन उसका नाम था। तो वो बॉम्बे वाला जो आइलैंड है वो किसके अंडर था, तो वो था किंग ऑफ पोर्टुगल्स के अंडर। और जब शादी हो जाती है कैथरीन से तो चार्ल्स टू को एक दहेज में ये आइलैंड मिल जाता है। गोल्डन फरमान मिला था इनको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से 1632, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और भी ज़्यादा पोजीशन स्ट्रेंथन हुए जा रही थी। पर अभी जो लोकल रूलर्स हैं इंडिया के उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इनकी पोजीशन उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है इनडायरेक्टली। उसके बाद ड्यूटी फ्री ट्रेड शुरू हो जाता है गोलकोंडा के फोर्ट से, और बोला गया कि एनुअल पेमेंट बस 500 पगोडास की कर देना, बाकी आप अपना ट्रेड करो। और बन रहे हैं जाके 50,000 पगोडाज, और यहाँ पे ये एनुअल पेमेंट ले रहे हैं सिर्फ 500 पगोडास की। सो ह्यूज लॉस आई वुड से। नाउ एक बात नोटिस करना यहाँ पे, गिराल्ड एंगियर थे, उनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे इन 1669। गिराल्ड एंगियर को बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे इन 1669। एक कोड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। बेसिकली ये एक कमेटी थी कि कैसे हम स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इन इंडिया। इसके अंदर 24 मेंबर्स थे, क्लर्क्स थे, राइटर्स वर देयर। ये जो क्लर्क्स थे, राइटर्स थे, और भी बहुत सारी पोजीशंस थी, उनको बोला गया, एक टर्म दे दी गई, दैट इज़ द फैक्टर्स। उसके बाद शाह सूजा, ये सूबेदार थे बंगाल के, इन्होंने फरमान ग्रांट कर दिया था टू सर्टेन ट्रेड प्रिविलेज टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो इनको सारे मतलब एक तरह से यू कैन नोटिस कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे अच्छे फरमान जारी कर रहे हैं, गोल्डन फरमान जारी कर रहे हैं कि आप अपना ट्रेड जो है उसको आराम से करो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे भी दे रहे हैं इनको। तो पैसों के लालच में अब देखोगे आप कि हमने लेटर मुगल्स में देखा था कि पैसों के चक्कर में ये कैसे बन गए थे राजा लोग, पेंशनरी बन गए। ठीक है, पेंशनर इज़ लाइक राजा थोड़ी होता पेंशनर, वो तो रिटायर्ड पर्सन को दी जाती है ना। तो यहाँ पे ये पेंशनर बन के रह गए थे जो लेटर मुगल्स वगैरह थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने फरमान को इंटरप्रेट किया अकॉर्डिंग टू दियर ओन इंटरेस्ट। उनको किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है उसके हिसाब से ये अपने फरमान बनवाने लगे। एंड इन्होंने क्या किया, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बना ली इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री की जगह इन्होंने क्या किया, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बना ली। जहाँ पे भी ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे साइड से एक बाउंड्री दे दी इन्होंने, ताकि फोर्टिफिकेशन हो जाए, बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो इनके ऊपर अटैक्स ना कर सकें। और ये जो इन्होंने फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स बनाई उसको बोला जाने लगा फोर्ट विलियम 1700 के अंदर। ये पूरी एक सीट ऑफ प्रेसिडेंसी बन जाती है। बाद में जो चार्ल्स आयर हैं उनको एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है फोर्ट विलियम का। चार्ल्स आयर को अपॉइंट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द फोर्ट विलियम। उसके बाद फोर्ट विलियम जो थी एक इंग्लिश पावर की कैपिटल बन जाती है इंडिया के अंदर टिल 1911। और एक आते हैं एक मिशन आता है दैट इज़ द नॉरिस मिशन। तो विलियम थ्री जो अब किंग बन चुके थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करी और जो कि बहुत फेमस हुई बाय द नेम ऑफ इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट। तो इसको बोलते हैं नॉरिस मिशन की, किस तरह से इन्होंने अपनी कंपनीज को फ्लरिश करवाया इंडिया के अंदर। फाउंडेशन ऑफ कैलकटा की फाउंडेशन कैसे हुई, कैलीकट इज़ इन केरला, कैलकटा का मतलब है कोलकाता की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जॉब चार्नोक थे, उनको बोला जाता है कि ही वॉज फाउंडर ऑफ कैलकटा। 1698 में इन्होंने फाउंड करा कैलकटा को, जब ब्रिटिश ने ज़मींदारी थी विलेजर्स की उसको एक्वायर कर लिया था। जैसे सुतनाती है, कलिकाता है, गोविंदपुर है, ये विलेजेस हुआ करते थे जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो ज़मींदारी थी वो उनसे ले ली थी। डेन्स आए, फिर डैनिश आए। तो उससे पहले इंग्लिश के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर डेन्स को शुरू कर देते हैं। तो हमने डच पढ़ लिए, इंग्लिश के बारे में पढ़ा। तो इंग्लिश जो थे इनको रॉयल चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1600, ताकि वो अपना ट्रेड कर सकें इंडिया के अंदर से। और कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक फैक्ट्री यानी कि वेयर हाउस ही एस्टेब्लिश कर लेंगे सूरत वाले एरिया में इन 1608। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो जेम्स वन द्वारा भेजे गए थे। जेम्स वन किंग हुआ करते थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने भेजा था कि जाओ अकबर से मिलो और ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर दो। पर जब वो पहुंचते हैं 1608 में तो वो पहुंचे, और 1605 में अकबर जी की डेथ हो चुकी थी, तो वो मिल ही नहीं पाए
इनसे, और वो मिलते किससे हैं, जहांगीर से मिलते हैं। अफसोस उनको ये जो फरमान था वो मिल नहीं पाया, क्योंकि पोर्टुगीज़ पहले ही जहांगीर के कान भर गए थे कि ये ऑपोजिशन है और आपके ट्रेड में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उस टाइम तो अभी देखना हम सुनेंगे नहीं, मतलब ये जो लेटर मुग़ल रूलर्स थे ये सुनने नहीं वाले, दे देंगे फरमान्स, और फरमान्स इतने सस्ते में निपटाएंगे कि अंग्रेज़ों को लगा कि इतनी सी फीस देने में दिक्कत ही क्या है, बाद में बना दिए पेंशनर। फिर आते हैं रैल्फ फिच के ऊपर। तो ये फर्स्ट इंग्लिश मर्केंट थे जो कि मुग़ल एम्पर अकबर के कोर्ट में आए थे एट फतेहपुर सिकरी इन 1585। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो अपने शिप हेक्टर के ऊपर बैठ के आए थे, और फर्स्ट इंग्लिश थे जो कि इंडिया आते हैं वाया सी रूट। नवंबर 1612 में क्या होता है, इंग्लिश कमांडर थे कैप्टन थॉमस बेस्ट, ये इंडिया आते हैं एक शिप से, जिस शिप का नाम था वो था ड्रैगन, एंड स्मॉल शिप थी इसके साथ अटैच्ड जिसका नाम था ओसिएंडर। 1612 में पोर्टुगीज़ और इंग्लिश के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसको बोला गया बैटल ऑफ स्वाली या बैटल ऑफ स्वाली होल, जिसमें क्या हुआ, इंग्लिश ने सूरत वाला एरिया जो था वो कॉन्कर कर लिया फ्रॉम द पोर्टुगीज़। मुग़ल एम्परर जहांगीर ने इनको फरमान भी दे दिया जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि इन्होंने तो पोर्टुगीज़ को ही हरा दिया, तो मतलब ये काफ़ी पावरफुल हैं और हमें अच्छी प्रोटेक्शन दे देंगे। लालच आया और हो गया फिर उसके बाद काम। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप हुई मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में वो थी 1611 की, जब इनको रूलर ऑफ गोलकोंडा से जो थी वो परमिशन मिली। फरमान जो था ये इररेवोकेबल रॉयल ऑर्डर हुआ करता था जो कि मुग़ल अथॉरिटी इशू करती थी। और 1615 में हम सर थॉमस रो के बारे में देखते हैं। तो सर थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन ले ली कि हमें फैक्ट्रीज़ बनानी है आगरा, अहमदाबाद एंड बारूच वाले एरिया में। 1622 में हम देखते हैं चार्ल्स रो के बारे में, किंग ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे। इनको बिकॉज इन्होंने पोर्टुगल गर्ल जो कि प्रिंस था पोर्टुगल का, सॉरी प्रिंस नहीं बोलेंगे, प्रिंस तो लड़का होता है, किंग था पोर्टुगल का, उसकी लड़की थी एक कैथरीन, उसकी शादी हो जाती है। तो चार्ल्स टू को दहेज में क्या मिलता है, ये आइलैंड बॉम्बे का। उसके बाद गोल्डन फरमान जो था वो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से भी मिलता है इन 1632। एंड इंग्लिश की जो पोजीशन थी इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी थी। ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडास। इसके बाद गिराल्ड एंगियर के बारे में याद रखना, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे, 1669 में डिस्कवर किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने, एक कमेटी बनाई गई ताकि जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ी स्मूथ ढंग से चल सके, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई। और 24 मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे, एंड क्लर्क और राइटर्स भी वहाँ पे बैठा करते थे। तो ये क्लर्क राइटर ये सब जो हो गए, ये क्या करते थे कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी फाइनेंसिस होगी वो सारे चीज़ों के ऊपर चेक रखेंगे। और ये जो क्लर्क्स थे, राइटर्स थे, और भी बहुत सारी पोजीशंस थी, इनको बोला जाने लगा एक टर्म दैट इज़ फैक्टर्स। शाह सूजा जो कि सूबेदार था बंगाल का, तो शाह सूजा ने क्या किया, फरमान जारी कर दिया था इंग्लिश के लिए बंगाल वाले एरिया में कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फैक्ट्रीज़ ना बनाने की सोची, और सोचा कि हम ना बिल्डिंग्स बनाएंगे और वो फोर्टिफाई कर देंगे। बाद में उन बिल्डिंग को बोलना जाने लगा फोर्ट विलियम। 1700 में ये तैयार हो जाता है और ये एक तरह से सीट ऑफ प्रेसिडेंसी बन जाती है। चार्ल्स आयर को यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट करा गया। फोर्ट विलियम की अगर बात करें तो ये इंग्लिश पावर की कैपिटल थी इंडिया के अंदर इन 1911। नॉरिस मिशन चला जिसके तहत जो विलियम थर्ड थे, किंग ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने एक कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करी इन 1688, और जो कि बाद में फेमस हो जाती है बाय द नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग इन ईस्ट। कैलकाटा की फाउंडेशन कैसे हुई, तो जॉब चार्नोक से याद रखना है, इनको रियल फाउंडर माना जाता है कैलकाटा का 1698 में। एंड इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ज़मीन थी विलेजर्स की, उसको एक्वायर कर लिया। सुतनाती, कलिकता, गोविंदपुर, ये सारे विलेजेस हुआ करते थे कैलकाटा के अंदर। अभी हमें देखना है डेन्स के बारे में। तो डेन्स जो है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। डेन्स जो थे वो डेनमार्क से आए थे इंडिया के अंदर 1616 में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार यानी कि तमिलनाडु में लगाई 1620 में। एंड जो डेन्स थे ना, इन्होंने सेकंड फैक्ट्री अपनी सिरामपुर बंगाल में ही लगाई, एंड ये लगाई थी 1676 में। और उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे कर लिए शिफ्ट, तो सिरामपुर में।
उसके बाद जो डेन्स थे उन्होंने अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी बेच दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और इंडिया छोड़ के चले जाते हैं इन 1845। तो सबसे पहले जो गए वो कौन गए, तो वो गए डेन्स। ये काफ़ी ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ से कंसर्न रहा करते थे। तो फटाफट से डेन्स का रिवाइज कर लो। डेन्स को ही डैनिश भी बोला गया, डेनमार्क से आए थे इंडिया इन 1616। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी ट्रेंकोवार तमिलनाडु के अंदर इन 1620। और जो डेन्स थे उन्होंने सेकेंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी एट श्रीरामपुर इन बंगाल इन 1676। एंड इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए। पर बाय द टाइम डैनिश को लगा कि हम अपनी ज़्यादा पोजीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, सो उन्होंने सारी की सारी फैक्ट्रीज अपनी दे दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और छोड़ के चले गए इंडिया को फाइनली इन 1845। मिशनरी एक्टिविटी से ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे। अब देखेंगे फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच का थोड़ा सा आर्टिकल लंबा है और हमें रीजंस भी देखने पड़ेंगे, तो चलो पहले फ्रेंच देख लेते हैं। अब फ्रेंच की अगर बात करें तो लुइस 14 आते हैं। कैंपेगनी डी इंडीज़ ओरिएंटलिस फॉर्म करी इन्होंने 1664 के अंदर। जो फ्रेंच कंपनी थी ना, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में आई और ये जो फ्रेंच कंपनी आएगी ना, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट, जो फ्रेंच गवर्नमेंट बैठी हुई है फ्रांस में, वो इनके ऊपर ऑर्डर्स लगाया करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी फ्रेंच कंपनी के ऊपर, यही एक रीज़न बनेगा कि ये जो फ्रेंच पावर है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन कर जाएगी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज कर जाएगी। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे लगाई, तो इन्होंने लगाई सूरत वाले एरिया में, फ्रेंकोइस कैरन के द्वारा लगाई गई थी 1668 में। और जो सेकंड इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई वो लगाई जाके मसूलीपट्टनम में इन 1669। ये लगाई थी पर्शियन मरकारा ने। 1674 में फ्रेंकोइस मार्टिन जो थे वो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल बन जाते हैं पौंडीचेरी के। फ्रेंकोइस मार्टिन जो थे इन्होंने पौंडीचेरी की सिटी को फाउंड किया इन 1668। लेटर ऑन ये इनकी कैपिटल बन जाती है, ये कैपिटल बन जाती है पोर्टुगीज़ की इंडिया के अंदर। फिर जो डच थे वो अलायंस में रहा करते थे और उन्होंने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया अलॉन्ग विद ब्रिटिश। पर एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रिस्विक, जिसके तहत ये दोबारा से ये जो एरिया था पौंडीचेरी का ये रिटर्न करना पड़ जाता है फ्रेंच को। पहले क्या हुआ, जो डच थे उन्होंने ये कॉन्कर कर लिया पौंडीचेरी वाला एरिया, पर एक ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ रिस्विक, जिसके तहत पौंडीचेरी वाला एरिया फ्रेंच को दोबारा से वापस दे दिया जाता है। शाइस्ता खान थे एक सूबेदार ऑफ बंगाल, इन्होंने फ्रेंच को अलाउ कर दिया था कि वो अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं नियर चंद्रनगौर इन 1674। तो 1674 की बात है जहाँ पे शाइस्ता खान हु वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने अलाउ कर दिया फ्रेंच को कि आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो नियर चंद्रनगौर। फ्रेंच ने क्या किया, एक्वायर कर लिया और कंट्रोल कर लिया मॉरिशियस को। तो मॉरिशियस आपको बिल्कुल इस तरफ मिल जाएगा। मॉरिशियस को कॉन्कर कर लिया था फ्रेंच ने 1721 के अंदर। माहे, माहे जो था यहाँ पे मिलेगा आपको केरला के जिस टिप के ऊपर, मालाबार कोस्ट के ऊपर 1725 में। मॉरिशियस को 1721 में कैप्चर करा, माहे को 1725 में, एंड 1735 में कराईकल वाला एरिया, कराईकल यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो ये चला जाता है इन 1738। इस तरह से माहे 1725, मॉरिशियस 1721 एंड कराईकल इन 1738। फ्रेंच गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्ले। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस शो करी। 1746 में ये मद्रास वाले एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और 1748 यानी कि 2 साल के बाद इंग्लिश ने रिस्टोर कर लिया इस एरिया को, यानी कि अब मद्रास जो था वो इंग्लिश के हाथ में चला जाएगा। उसके बाद 3 मेजर कार्नेटिक वॉर्स होती हैं फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश के बीच में, और जो विनर इमर्ज होके निकलेगा वो होगा इंग्लिश। ठीक है, 1744 से चलेंगी ये अप टू 1763। जब रीजनल किंगडम्स पढ़ेंगे तो उसमें ये कार्नेटिक वॉर्स भी देखते हैं। तो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच थी ये, जहाँ पे इंग्लिश की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। एंड इन कार्नेटिक वॉर्स के बाद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाता है फ्रेंच का, तो उनकी पोजीशन जो थी वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है इन इंडिया। उसके बाद क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो एक तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल था, जबकि फ्रेंच में उल्टा केस था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इससे ब्रिटिश की इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही थी। वेल ट्रेंड, स्किल्ड एंड हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी थी इनकी, ब्रिटिशर्स की। स्टेबल गवर्नमेंट थी, एफिशिएंट मोनार्क्स थे,
एक्सेप्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे 1688 का, तो उसके अलावा बाकी जो टाइम पीरियड रहा है उसमें आपको गवर्नमेंट स्टेबल ही मिलेगी। लेसर जील थी रिलीजन के लिए। अब ये बाकी जो थे ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस थे कि कैसे हम अपने धर्म को स्प्रेड कर सकते हैं, पर ब्रिटिशर्स जो थे वो कमर्शियल गेन से ज़्यादा फोकस थे कि हम कैसे कमर्शियल गेन्स को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि बाकी कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट, तो अपना काम शुड बी ऑन कमर्शियलाइजेशन। अब ये क्या करते थे, जैसे आज के टाइम पे लोन सिस्टम चलता है ना, तो ये डेट मार्केट्स हुआ करती थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो डेट मार्केट से ही अपने वॉर्स को फंड किया करते थे, और जब फ़ायदा होता था तो इंटरेस्ट के साथ लोन को चुका दिया करते थे। उसके बाद क्या होता है कि नेवल सुपीरियॉरिटी देखने को मिलती है बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी के साथ आपका ये अराइवल ऑफ यूरोपियन वाला टॉपिक हो जाता है ख़त्म। फ्रेंच को एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लुइस 14 से स्टोरी शुरू करती है और इन्होंने एक कंपनी बनाई कॉम्पेग्ने डी इंडीज़ ओरिएंटलिस। फ्रेंच कंपनी जो थी वो पूरी की पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनवाई फ्रेंकोइस कैरन ने, एंड सेकंड इनकी मसूलीपट्टनम 1669 के अंदर बन जाती है। 1674 में फ्रेंकोइस मार्टिन जो थे वो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल बन जाते हैं पौंडीचेरी के। फ्रेंकोइस मार्टिन जो थे उन्होंने सिटी ऑफ पौंडीचेरी को 1668 में फाउंड करा। लेटर ऑन ये पोर्टुगीज़ की भी कैपिटल बनेगी। उसके बाद कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज़ लिखती है, यहाँ पे फ्रेंच ही रहेगा, ये ठीक कर लेना। डच ने अलाइंस बना लिया ब्रिटिशर्स के साथ, और एक ये जो पौंडीचेरी वाला एरिया था इसको एक्वायर कर लिया। अच्छा नहीं, फ्रेंच, ये पोर्टुगीज़ ही आएगा। फिर डच ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया अलायंस बना के ब्रिटिशर, और ये जो पोर्टुगीज़ थे इनको निकाल दिया। पर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक, जिसके तहत दोबारा से पौंडीचेरी फ्रेंच को ही रिटर्न कर दिया जाता है। और मॉरिशियस को 1721, माहे को 1725 एंड कराइकल को 1738 में कॉन्कर कर लिया। ये एरियाज़ दिख जाएंगे आपको। फ्रेंच गवर्नर थे एक जोसेफ फ्रेंकोई डुप्ले, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस शो करी। मद्रास को इन्होंने कैप्चर किया, पर 1748 में ये रिस्टोर कर लेते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 मेजर कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक की बात जब चल रही है तो ये वाले एरिया की बात चल रही है। यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच लड़ाई करेंगे, और जिससे फ्रेंच की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएगी। क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्लरिश करेगी? तो एक तो ट्रेडिंग कंपनी का स्ट्रक्चर देखा, तो ये प्राइवेट कंपनी थी, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं था, उनको सिर्फ गेन से मतलब था और टैक्स जाके उनको पे कर दो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, स्किल्ड हैं काफ़ी और स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो रिलीजन को स्प्रेड करने की फीलिंग थी वो इनकी कम थी, बिकॉज बाकी खूब सारा कर रहे थे, तो ये कमर्शियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। डेट मार्केट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जहाँ से ये अपने वॉर्स को फंड किया करते थे। नेवल की सुपीरियॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी ड्यूरिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारी चीज़ें थी अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे रीजनल किंगडम कैसे कैसे इमर्ज कर रहे थे। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।